Thank you very much for so nice words for me. I don't know whether I deserve or not. संज्ञार्थम रिसर्च फाउंडेशन और पीपीएन कॉलेज कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार में मैं सभी को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले अपने बड़े भाई अग्रज जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने छात्र जीवन में कदम रखा और अध्यापक जीवन से लेकर के आज तक जिनका मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहा है, बड़े भाई प्रोफेसर आनंद कुमार जी को देख करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और इसमें भाग लेने वाले डॉक्टर बीडी पांडे जी, प्रोफेसर तेज सिंह जी, इंद्रजीत सिंह जी, राकेश सिंह जी तथा आप सभी वक्तागण, सभी श्रोतागण, सभी प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सभी आयोजकों का कि आप सबने ये उचित समझा और हमें मौका दिया कि आपके बीच अपने विचारों को रखने के लिए। जैसा कि बताया गया, मैं मूल रूप से विज्ञान का छात्र हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही हम लोगों ने छात्र जीवन में भी रुचि रखते हुए सामाजिक गतिविधियों में थोड़ी बहुत रुचि रही है। और वास्तव में ये जो कोरोना काल का संक्रमण है, जैसा कि बताया भी गया, आपके पूर्व वक्ता ने कहा कि ये जीवन का एक सबसे बड़ा संक्रमण काल है। तो केवल हम लोगों के जीवन के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए एक संक्रमण काल है। बड़े से बड़े देश जो कि बहुत विकसित देश हैं, विकसित कर चुके हैं, वो भी इस त्रासदी को बड़ी मुश्किल से झेल पा रहे हैं। और हम देखें तो पूरे विश्व में जिस प्रकार से इस महामारी का प्रकोप फैला है, भारत की जनता, भारत के लोग, भारत की सरकार सब मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं इस त्रासदी से लड़ने के लिए। और जैसा कि अभी डॉक्टर राकेश जी ने कहा, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो हमने हजारों वर्षों से जो हमने सीखा है, उसके बल पर हम प्रयास कर रहे हैं कि आपसी भाईचारा के बल पर, आपसी ममत्व के बल पर, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हुए, एक दूसरे के कष्ट को दूर करते हुए, हम एक दूसरे के सुख और दुख में जिस प्रकार से बराबर बढ़ते बटाते रहे हैं, उसी प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस त्रासदी को हम लोग झेलें। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में हों, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र का व्यक्ति इस कोरोना के महामारी से प्रभावित हुआ है। और वास्तव में हम देखें तो एक तरह से जन सामान्य की गतिविधि पूर्ण रूप से रुक गई है। ये इसका लॉकडाउन तो 25 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। उस समय तो मुश्किल से 1000 भी हमारे यहाँ कोरोना के केस नहीं थे, मगर आज हम देखें तो लगभग 6,20,000 केस कोरोना के पहुंच चुके हैं और पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखें तो 20,900 के लगभग केस पहुंच चुका है। तो देश के सामने कई समस्याएं हैं। कोरोना से संबंधित स्थिति को संभालने के लिए सर्वप्रथम जब किसी भी जान माल की समस्या होती है, अपने जीवन की समस्या होती है, तो सभी भी सरकारों की भी प्रायोरिटी, हम सबकी प्रायोरिटी हो जाती है कि किस प्रकार से हम अपने जान को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। और इसी के संदर्भ में सभी राज्य सरकारें और सभी केंद्र सरकारें जितना संभव बन रहा है प्रयास जारी है। जिन राज्य सरकारों के पास अच्छे संसाधन हैं वो इसमें थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके पास संसाधन कम हैं वो अच्छे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, मगर फिर भी प्रयास है। जो भी हमारा आधारभूत ढांचा है उसके आधार पर हम इस बीमारी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी चर्चा हुई कि विज्ञान के समक्ष भी इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं मानता हूं विज्ञान के सामने भी चुनौती है, और जब कभी भी त्रासदी आता है तो हर व्यक्ति, समाज विज्ञान की तरफ देखता है कि विज्ञान के तरफ से इसके लिए क्या सॉल्यूशन है।
ये कोरोना ये इस प्रकार का वायरस है कि खुद अपने आप में म्यूटेशन करता रहता है, अपने आप में रूप बदलता रहता है, इसलिए दिक्कतें आई। इसके लिए दवाइयों को डेवलप करने में, इसके लिए वैक्सीन को डेवलप करने में, मगर वो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब वैक्सीन में को लाने में सफल होंगे। अभी कल ही हम जिस प्रकार से न्यूज हम लोग देख रहे थे कि ICMR और भारत बायोटेक हैदराबाद के ज्वाइंट वेंचर में ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल ग्रांट किया जा चुका है ICMR के द्वारा, और उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त के आसपास कोरोना की वैक्सीन जिसका नाम कोवैक्सीन दिया जा रहा है, हो सकता है कि संभवतः 15 अगस्त तक आ जाए। इसके अलावा भारत में भी कई ऐसी कंपनीज हैं, नेशनल सीरम इंस्टीट्यूट पुणे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे है, और भी बहुत सारी बायोटेक की कंपनीज हैं जो कि प्रयास कर रही हैं ये कोरोना के लिए वैक्सीन के निर्माण के क्षेत्र में। विदेशों में भी, अमेरिका में, ब्रिटेन में प्रयास चल रहा है वैक्सीन के निर्माण के लिए, मगर हमारे वैज्ञानिक किसी प्रकार से कम नहीं है और प्रयास जारी है। और निश्चित रूप से अभी जो कोरोना से लड़ने वाली जो दवाइयां हैं वो वास्तव में कोरोना के लिए नहीं है और फ्लू के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका की इस्तेमाल अभी किया जा रहा है कोरोना के पेशेंट्स पर। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है, और निश्चित रूप से हमें आशान्वित रहना है, एक पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऐसी त्रासदी है जिसको सबको मिल करके इसको झेलना है। और इसके हम यदि दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करें, आप सभी समाज वैज्ञानिक हैं, समाज का हर तबका कोरोना के दुष्प्रभाव से प्रभावित हुआ है, और सबसे बड़ा तबका जो देश का जो असंगठित मजदूरों का है तबका है, जो कि हमारे फैक्ट्री में काम करने वाले मौजूद हैं, जो दिहाड़ी काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, हर प्रकार के जिस तरह से छोटे छोटे जो कामगार हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये कोरोना का त्रासदी लेकर के आया। कि शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो हम जानते हैं उनके कुछ दिनों बाद तक भी शहरों से गांवों की तरफ पलायन जारी रहा। ये वे मजदूर थे, असंगठित क्षेत्र के मजदूर थे, जिनके रोजगार चले गए, फैक्ट्रीज के बंद होने के चलते इनके रोजगार चले गए, जो कि अपने अपने गांव में पहुंचे। और बहुत सारे राज्य सरकारों ने, जैसे यूपी में, बिहार में, और बहुत सारे राज्य सरकारों ने प्रयास किया केंद्र सरकार के माध्यम से कि इनकी स्किल की मैपिंग कराई जाए और देखा जाए कि इनकी स्किल क्षमता कितनी है, और उसके आधार पर रोजगार देने की व्यवस्था, जैसा कि राज्य सरकारें कह रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा है कि व्यवस्था की जा रही है उनके लिए रोजगार देने के लिए। मगर निश्चित रूप से वो रोजगार जो शहरों में था, जो मजदूर जो रोजगार अपने फैक्ट्रीज में पा रहे थे, निश्चित रूप से वो तो नहीं पा पाएंगे वहां पर गांव में जा करके। मगर फिर भी ऐसा जिस प्रकार सरकारों का प्रयास है और इस त्रासदी को हमें मिलजुल करके झेलना है, तो हमें कोशिश करके, हमें बर्दाश्त करके हमको आगे जाना है। और निश्चित रूप से फैक्ट्रीज के बंद होने से सरकार के सामने एक रेवेन्यू लॉस की एक बहुत बड़ी समस्या आई है, जो कि केंद्र सरकार के सामने समस्या है, राज्य सरकार के सामने समस्या है, और किस प्रकार रेवेन्यू लॉस की भरपाई हो पाएगी ये तो जो सरकारों के रणनीतिकार हैं वो आगे वो समझ पाएंगे। मगर वो जन सामान्य की जिस प्रकार से भागीदारी रही है समस्याओं के समाधान में, जो उत्पन्न हुई है समस्याओं उनके समाधान में, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमारे गुरुद्वारे, बहुत सारे हमारे जो NGOs हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन्होंने मदद किया। उन्होंने जो हमारे मजदूर हैं जिनको, और बहुत सारे समाज के ऐसे जनमानस हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता था कि कोरोना त्रासदी के दौरान, उनको भी लोगों ने मदद की, उनको लोगों ने खाना पहुंचाया। तो ये हमारे जो संस्कृति के मूल्य हैं उनके चलते ही हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो संवेदना है वो संवेदना निकल करके सामने आई। और वास्तव में हम देखें तो ये कोरोना का जो संक्रमण काल रहा है, ये हमारे भारतीय मूल्यों की परीक्षा का काल है, और उसमें भारत ने दिखा दिया है पूरे विश्व को
कि हम इस कोरोना के संक्रमण को झेलने के लिए हम पूर्ण रूप से हम सक्षम हैं, और अपनी सक्षमता को देश ने दिखाया, देश के हर व्यक्ति ने दिखाया, चाहे वो आर्थिक नीति से जैसा भी हो, सबने एक दूसरे की मदद की है। हम रेवेन्यू लॉस की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं देश में आई हैं। पर्यटन उद्योग हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटन उद्योग के तौर पर था, बाहर के हमारे यहाँ सैलानी आते थे, उनका आना बंद हो गया। हमारे यहाँ फैक्ट्री का चलना बंद हो गया। सबसे बड़ी समस्या, हम लोग तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हुए, उसके चलते समस्या आई, साइकोलॉजिकल समस्या भी आई हमारे छात्रों के सामने, मगर उस समस्या के निदान के लिए कुछ हद तक भरपाई का प्रयास किया गया ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा। और इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो कि पहले से तैयार किए गए थे, ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि स्वयं कोर्सेज है, ईपीजी पाठशाला है, ई शोध सिंधु है, बहुत सारे जो कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज जो कि तैयार किए गए थे। लगभग हम बात करें तो स्वयं कोर्सेज में ही लगभग 4000 से ज्यादा कोर्सेज हैं, लगभग 23,000 से ज्यादा कोर्सेज ईपीजी पाठशाला में हैं। उस प्रकार से डीटीएच चैनल्स भी हैं जो कि टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब के द्वारा है। तो सरकारों के द्वारा ये प्रयास रहा है कि गुणवत्ता पूर्वक हमारे यहाँ ई कंटेंट्स डेवलप किए जाएं, और ई कंटेंट्स डेवलप किए गए। इसी में से जो बहुत सारे जो हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं, जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, आईसीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर मजबूत है, उन लोगों ने अपना अलग से जाकर के लर्निंग डेवलप किया। उन्होंने ऐसा मॉड्यूल डेवलप किया कि अच्छे से अच्छा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो सके, और उनके टीचर अच्छे से अच्छे पढ़ा रहे हैं। मगर निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हमारा ये देश है जहाँ की लगभग 29-30% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, और जो रिमोट के हमारे जो एरियाज हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो निश्चित रूप से जो शहरी क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं वो ई कोर्सेज का, ई लर्निंग का भरपूर लाभ तो ले पाए, मगर सुदूर के क्षेत्र के जो हैं वो उतना लाभ उनको नहीं ले पाए। फिर भी हमारे शिक्षण संस्थाओं में जो हमारे शिक्षक हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक उनका भरपूर प्रयास है कि हमारे छात्र गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकें, और उसके लिए हम अग्रसर हैं। अभी जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं छात्रों के सामने, जैसा कि कहा गया, साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, मनोदशा उनके पास इस प्रकार की हो गई है कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो निकट आने वाले दिनों में जिस प्रकार की व्यवस्था हो रही है कि हमारे इंटरमीडिएट सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए कोई एग्जाम्स न लिए जाएं, उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था होगी कि हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स जोड़ करके और असाइनमेंट से कुछ इस तरीके से करके उनको प्रमोट किया जाए। और इन सेमेस्टर के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे आने वाली स्थिति क्या होती है, जिसके आधार पर हम आगे परीक्षाएं ले सकें। मगर क्योंकि इन समस्याओं को सबको झेलना है, इसलिए इसमें बेहतर विकल्प है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए, सकारात्मकता के साथ अपनी अच्छी सोच लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ें, और निश्चित रूप से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भविष्य हमारा सुनहरा आएगा। अभी कुछ दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर महोदय से ऐसे ही वेबिनार पर चर्चा हो रही थी, तो उनका कहना था कि कोरोना के चलते बहुत सारी समस्याएं तो आई हैं, मगर उसके साथ साथ कुछ सुखद वो समाचार भी है। वो कह रहे थे कि इस दौरान हमारे यहाँ कि फॉरेन रिमिटेंसेज, जो हमारे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो कि बाहर रह रहे हैं, उनके द्वारा रिमिटेंसेज हमारे यहाँ बढ़ा है। हमारे यहाँ जो पेट्रोल, जो क्रूड की, जो ऑयल्स की जो कीमतें घटी हैं, उनके चलते हमारे फॉरेन रिजर्व्स में हमारे वृद्धि हुई है। तो वो एक फ्रंट है जहाँ पर कि हम इम्प्रूव किए हैं। तो इसी प्रकार हम देखें आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से जब हमारा कोरोना का संक्रमण काल समाप्त होगा, और निश्चित रूप से समाप्त होना है, क्योंकि जब अंधेरा है तो इसके बाद उजाला आना तय है। और निश्चित रूप से जो हम आज हमारे सामने जो समय है वो आत्ममंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, संवेदना के मूल्य हैं, जो हमारे इन सबको लेकर के हमको चलना है। और फिर से जिस प्रकार
कि हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है आत्मनिर्भर भारत की, हम लेकर के उस प्रकार से हमको चलना है, बनाना है। और हम देखते हैं कोरोना के अलावे हमारे देश के सामने चारों तरफ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भी हमें निपटना है। और निश्चित रूप से किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसको आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। हमको अपने संसाधनों पर ध्यान देना होगा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी भी वो स्वदेशी चाहते थे और चाहते थे कि ज्ञान चाहे जहां भी हो, मगर हम ज्ञान को हम अपने लायक बना करके लें और भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को ढाल करके हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो ये कोरोना का संक्रमण काल ने भी हमें ये शिक्षा दी है कि हमारे अंदर जो क्या हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारी गुणवत्ता है, उसको हमें तलाशना होगा। अपने पैरों के नीचे की जमीन को हमें तलाशनी होगी। हमें के अपने इच्छाओं को हमें कम करना होगा और हमारे पास जो संसाधन हैं, इसी संसाधन के बल पर हमें फिर से एक समर्थ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करना होगा, जो कि हम पहले विश्व गुरु थे। पूरे विश्व में हमारा कहते हैं कि 1 सेंचुरी एडी से लेकर के 18-19 शताब्दी एडी तक हम जाएं तो पूरे विश्व के जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 15 से 20% हुआ करता था और भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत सोने का चिड़िया था। तो आज फिर से हमें यह आवश्यकता है कि हम अपने मूल्यों के ऊपर विचार करें, हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर विचार करें, अपनी ताकत के ऊपर विचार करें, अपनी भारतीयता के मूल्यों के ऊपर विचार करें और फिर से हम खड़े होकर के सशक्त होकर के निश्चित रूप से हम उभरेंगे कोरोना के संक्रमण काल के बाद। ये हमारा पूरा विश्वास है और जिस प्रकार पूरा जनता ने साथ दिया है इस देश को कोरोना काल से उबारने के लिए, निश्चित रूप से हम उभरेंगे और निश्चित रूप से हम कोरोना को हराएंगे और फिर से सशक्त भारत की संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और फिर से एक बार हम आप सबको प्रणाम करता हूं और मुख्य रूप से बड़े भाई प्रोफेसर आनंद कुमार जी को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका